कई दिनों से पुलिस एक मौलाना साहब को तलाश कर रही थी। आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद मौलाना पकड़ा जाता है। मौलाना जब पकड़ा जाता है तो मौलाना साहब से पूछा जाता है कि आपका मोबाइल किधर है। मौलाना ने शायद ये समझा होगा कि जो उनके मोबाइल में था वो डिलीट हो चुका है और कुछ ऐसा था जो शायद उन्हें एहसास ही नहीं था कि वो उसके अंदर सेव हो चुका है, उसके इनर मेमोरी में। पुलिस ने जब अपने तकनीकी के माध्यम से उन सब चीज़ों को तलाश करने की कोशिश की तो इंटरनेट पर जो देखी हुई चीज़ें थी वो उसके इनर मोबाइल में सेव था। और पता चलता है कि मौलाना साहब तो गंदी फिल्में देखा करते थे और जो गंदी फिल्में देखा करते थे उनके पास जो छोटे छोटे बच्चे आते थे वो सब चीज़ें वो उनको भी दिखाते थे। दरअसल आजकल कहानी के माध्यम से ये बताने और समझने की कोशिश करेंगे कि ये कहानी कहाँ की है, कौन थे वो बच्चे और आखिरकार उस मौलाना की पोल कैसे खुली। फिलहाल अब आगे क्या हो रहा है और भविष्य में उस मौलाना के साथ क्या क्या होने वाला है। दरअसल बच्चों को वो कहता था कि यदि तुमने किसी से कुछ कहा तो जिन्नात तुम्हारे घर में जाएंगे और तुम्हारे अम्मी और अब्बू को हमेशा हमेशा के लिए मार डालेंगे। इसीलिए बच्चे वो शांत रहते थे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तराखंड प्रदेश का एक जिला लगता है ऊधम सिंह नगर और ऊधम सिंह का ही एक शहर है रुद्रपुर। दरअसल रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र का एक गांव लगता है मलसी। बात कर रही हूँ 16 अगस्त 2024 की। दोपहर का समय हो रहा था। एक बच्ची जो कि अभी कुछ ही समय पहले मस्जिद में मौलाना साहब से पढ़ के घर पर आई थी और वो थोड़ी गुमसुम से परेशान थी। उसके माँ ने पूछा कि बेटा क्या बात है, तुम इतनी गुमसुम और परेशान क्यों हो। तो वो लड़की जैसे उसे पूछा जाता है तो वो डरने लगती है, कांपने लगती है। माँ ने अपने बेटी को अपने पास बिठाया और उसके मनपसंद की जो चीज़ थी उसको खाने के लिए दी। और खाने के बाद वो लड़की जब थोड़ी सी नॉर्मल होती है तो माँ उससे पूछती है कि बेटा थोड़ा बताओ तो सही कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। तो वो लड़की कुछ बोल नहीं पाते थे। इसके बाद जो माँ होती है वो पास में जो बच्चे होते हैं उसके पास जाती है, क्योंकि उन बच्चों के साथ उसका उठना बैठना होता है। उस बच्ची का ज़्यादा था। फिर उस बच्चों से पूछा जाता है तो उस बच्चे भी कुछ ऐसा ही घबराने लगते हैं कि जैसे कि उस महिला की बेटी घबरा रही थी। उस बच्चे से जब पूछे से कोशिश कर रहे थे तो वो भी नहीं बता रहे थे। आखिरकार फिर वापस माँ लौट करके आती है अपने बेटे को और दुलारती है, पुचकारती है और ये भरोसा दिलाती है कि तुझे कुछ नहीं होगा और जो भी कुछ है तू मुझे बता दे। आखिरकार उसकी बेटी ने जब बताने की कोशिश की तो उसने बताया कि जिन्नात तुम्हें मार डालेंगे और अब्बू को भी मार डालेंगे यदि मैंने ये सब बातें तुमको बताई। लेकिन माँ ने ये कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होगा और मेरे पास जिन्नातों को रोकने की ताकत है, मैं भी रोक सकती हूँ। मैं भी उनकी दिशा और दशा दोनों बदल सकती हूँ। जब माँ ने अपने बेटी को ये भरोसा दिलाया तब उस बेटी ने कहा कि जब मैं मौलाना साहब के पास जाती हूँ तो मुझसे वो गंदी गंदी बातें करते हैं, यानी कि शरीर के अलग अलग हिस्सों को छूने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो 60 साल के बच्चे ने अपने ही मौलाना की एक कहानी सुनाई तो माँ के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, सोचने पर मजबूर हो जाती है और गुस्से से वो तमतमा जाती है। मौलाना साहब के पास जाती है और जाने के बाद उनसे कुछ बुरा भला जो कहती है, फिर वो मौका पाते ही मौलाना वहाँ से भाग जाते हैं। अब इस बात की जो गूंज थी वो पूरे गांव में फैल जाती है। जैसे ही गांव के बहुत सारे लोगों को ये बात पता चलती है, मौलाना साहब को ढूंढने की कोशिश की जा रही थी, मौलाना साहब भाग जाते हैं। हालांकि उस महिला को समझाने की कोशिश की गई थी कि जो भी हुआ है इसे शांत करो, ख़त्म करो, बदनामी हो गई। लेकिन अगला दिन निकलता है, उस महिला का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा था, क्योंकि उसके बेटी के साथ जो हुआ था वो वाकई अच्छा नहीं हुआ था, भयानक था। वो सीधा नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाती है, यानी कि रुद्रपुर कोतवाली में एक तहरीर दी जाती है और तहरीर देने के बाद पूरी कहानी बयां करती है कि मेरी जो बेटी है
वो स्कूल में पढ़ती है और स्कूल में पढ़ने के बाद जब वो घर पर आती है तो उस बच्ची को पास में ही मस्जिद है, मस्जिद के ऊपर एक कमरा है और उस कमरे के अंदर मौलाना साहब रहते हैं और मौलाना ही उस बच्ची को दीनी तालीम दिया करते थे, यानी कि उसमें अरबी पढ़ाते हैं, उर्दू पढ़ाते हैं और साथ ही नमाज के तरीके भी बताते हैं कि नमाज कैसे पढ़ी जाती है। लेकिन कई दिन से मेरी बच्ची थोड़ी गुमसुम रहती थी, परेशान रहती थी। इस तरीके की जो तहरीर थाने में मिलती है, उसके बाद फिर इस जिले के जो एसएसपी होते हैं, एसएसपी के पास उस थानेदार ने बातचीत की। मुकदमा यहाँ पर दर्ज हो जाता है और मुकदमा दर्ज होने के बाद आखिरकार जो इसके जिले के एसएसपी होते हैं मंजूनाथ टीसी, वो 18 सदस्य को यानी कि एक एसआईटी का गठन करते हैं ये जानने के लिए कि इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं। आखिरकार इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू करते हैं तो पता चलता है कि मौलाना मौका पाते ही वहां से भाग चुका था। वो कहाँ का रहने वाला था उसके बारे में पता करने की कोशिश करते हैं तो उत्तर प्रदेश का एक जिला है पीलीभीत और पीलीभीत का ही थाना लगता है जहानाबाद। उसी का एक गांव है कम डोंग का रहने वाला वो मौलाना कुछ दिन पहले रामपुर के शाहबाद में नौकरी किया करता था, लेकिन बताते हैं कि वहां पर जो मस्जिद में होने वाली आमदनी थी यानी कि जो वेतन था वो बिल्कुल कम था। इसीलिए उसने शाहबाद के इस नौकरी को छोड़ने के बाद सीधा वो उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र में जो गांव लगता है मलसी, उस गांव में वो जाता है और वहां जाकर वो करीब 2 महीने पहले वहां पर ज्वाइन कर लेता है और नमाज पढ़ाने के साथ साथ अपने ही कमरे में कुछ मोहल्ले के बच्चों को दीनी तालीम दिया करता था, यानी कि उर्दू और अरबी वगैरह पढ़ाया करता था। अब मौलाना को तलाश करने के लिए जो पुलिस की टीमें थी वो लग जाती है और आखिरकार मौलाना पकड़ा जाता है और पकड़ने के बाद इस मौलाना को जब लेकर के आते हैं तो मौलाना साहब से ये पूछताछ की जाती है कि आखिरकार कहानी क्या है और क्या नहीं है। तो मौलाना बिल्कुल इत्मीनान के साथ सारी बातों को कहता है और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, यानी कि वो सारी चीज़ों को झुटलाने की कोशिश करता है। मौलाना का जो नंबर था वो बंद था, लेकिन मौलाना के मोबाइल को जब जब्त किया गया तो उसे ये नहीं पता था कि जो उसने मोबाइल के हिस्ट्री में देखा था उसके अंदर सेव है, यानी कि रूट वे जो होता है उसमें पहले से ही वो सेव होता है, उसको आसानी से डिलीट नहीं किया जा सकता। और वैसे भी पुलिस के पास अच्छी खासी तकनीकें होती हैं, उस तकनीक के माध्यम से पता चलता है कि वो उसमें गंदी फिल्में यानी कि पोर्न साइट के पास जा करके गंदी फिल्में देखा करता था। अब उस बच्ची के साथ साथ जितने भी बच्चे आया करते थे उन बच्चों से बारी बारी से पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि जो बच्चे हैं वो 5 साल से लेकर के 10-12 साल के बच्चे हैं जो दीनी तालीम हासिल करने के लिए आते हैं। मौलाना बहुत ही शातिर किस्म का व्यक्ति था। जिन बच्चों की उम्र 8 या 9 साल के ऊपर होती है, खासकर लड़के, उनके साथ वो बहुत सख्ती से पेश आया करता था। उन्हें खूब बहुत बुरी तरीके से मारता था और पीटता था और उनसे एक एक चीज़ को बारीकी से पूछता था कि तुमने ठीक से याद किया है या नहीं किया है। और इस बात को आसपास के लोगों को बड़ी तसल्ली होती थी कि मौलाना साहब बहुत सख्त हैं और बच्चों को अच्छे से उर्दू भी पढ़ा रहे हैं, अरबी भी पढ़ा रहे हैं। लड़कियों के लिए भी यही था कि जो 8-9 साल के ऊपर की लड़कियां होती थी जो थोड़ी समझदार थी, अगर किसी बच्ची के साथ कुछ ऐसी हरकत करने की कोशिश करते तो वो जाकर अपने घर पर बता सकती थी। तो ऐसे उसने उन बच्चियों को वो होमवर्क दिया करता था और उनके साथ भी सख्ती से पेश आता था। अब इन्हें जल्दी से बच्चों को आते थे और जल्दी ही इनको घर पर 10-15 मिनट पर भेज दिया करता था। लेकिन जो बच्चियाँ 5 से 8 साल की हुआ करती थी उन बच्चियों को वो अपने पास रखा करता था और उनसे बड़े प्यार से और अच्छे से बातें करना, साथ ही उन्हें अपने एसी वाले कमरे में ले जाना। बारी बारी से उन लड़कियों को वो एडल्ट फिल्में, गंदी फिल्में, पोर्न वीडियोस वो इस तरीके से दिखाया करता था और जो जो उस वीडियो के अंदर होता था कुछ कुछ वैसे ही हरकत करने की वो कोशिश करता। पुलिस में जांच में आया कि वो अकेली बच्ची नहीं थी बल्कि 5 लड़कियों के साथ लगभग 1.5-2 महीने से ये सब ऐसा ही चल रहा था और सब बच्चियों से ये कहा गया था कि अगर किसी ने भी घर जाकर ये सब बताने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ क्या होता है
तो जो मेरे पास जिन्नात है वो उसके पास जादू है और वो जिन्नातों को वो छोड़ देगा, तुम्हारे घर जाएंगे और तुम्हारे मम्मी तुम्हारे पापा इनको वो मार डालेंगे, यानी कि उन्हें बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। छोटे बच्चों के दिमाग में दिल में इस तरीके का डर बैठ जाता है कि वो जिन्नातों से डरने लगते हैं और उन्हें यही कारण था कि उन्होंने कई दिनों से बताते हैं कि 1.5 महीने या 2 महीने से लगातार शोषण सह रहे थे, लेकिन उनके साथ वो किस हद तक क्या था, पुलिस इसी मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आखिरकार जब ये बात गांव वालों को पता चलती है कि उसने एक नहीं बल्कि 5 लड़कियों के साथ इतना घिनौना कृत्य किया है, तो गांव वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस व्यक्ति के पीछे वो नमाज पढ़ रहे थे वो शायद नमाज भी कभी कबूल हो पाएगी या नहीं। लेकिन इस घटना ने पूरे गांव को तोड़ कर रख दिया है। हालांकि पुलिस ने जब 18 सदस्य एसआईटी का गठन किया तो उस एसआईटी के माध्यम से उस मौलाना के और भी जो बैकग्राउंड हिस्ट्री होती है कि जहाँ जहाँ भी वो आज तक रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले पूर्व में कुछ बच्चियों के साथ कुछ लड़कों के साथ उसने ऐसा कोई गंदा घिनौना कृत्य तो नहीं किया है। हालांकि पुलिस अभी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है, लेकिन उसको रिमांड पर लेने के बाद उससे पूछताछ की जाती है और पूछताछ करने के बाद उसको जेल भेज दिया जाता है और पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। और जैसे ही बात अखबार सोशल मीडिया अलग अलग माध्यमों से ये लोगों में फैलती है तो लोगों में गुस्सा होने लगता है। ये मामला उत्तराखंड के विधानसभा में भी उठाया जाता है और ये पूछा जाता है कि आखिरकार कब तक इस तरीके की घटनाएं होती रहेंगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। ज़रूरी नहीं है कि आपके बच्चे मदरसे में ही जाते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपके बच्चे स्कूल जाते हो, आपके बच्चे आपके घर के अलावा कहीं भी जाते हो, घर के किसी सदस्य से भी अगर वो मिलते हैं तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है अपने बच्चों से बातचीत करें, उनके दिलों में बैठकर उनसे बात इतना प्यार से इतने इत्मीनान से करनी चाहिए, उनके दिल में इतनी जगह बनाकर उनके दिल के अंदर उनसे ये जाने कि आज तुम्हारे साथ दिन भर हुआ क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके बच्चे के साथ कुछ गलत काम हो रहा हो और वो गुमसुम हो और आपको इस बात का एहसास ही ना हो, अब वो लंबे समय से ऐसे झेलता चला आ रहा हो। अब ये बताएं कि किस चीज़ को छूने से अच्छा होता है, किस चीज़ को छूने से गलत होता है, यानी कि गुड टच यानी कि बैड टच के बारे में उनको अच्छे से जानकारी दे। हालांकि सरकार जो अलग अलग राज्यों की सरकारें हैं वो अपने स्कूल के माध्यम से इस तरीके के प्रोग्राम चलाती है कि क्या गुड टच होता है, क्या बैड टच होता है, लेकिन किसी बच्चों के साथ ऐसी हरकत ना हो। लेकिन ये परिवार के लोगों को भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों से वो बहुत नज़दीक जा कर के उनसे ये बात करे, उनसे बातचीत करे कि उनके साथ कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा। ये जो हो रहा है तो उस अपराधी को उस चाहे कोई भी हो, किसी भी किस्म का व्यक्ति हो, उसको सज़ा दिलवाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए ताकि भविष्य में किसी बच्चे के साथ कोई ऐसी घटना ना हो। तो मिलते हैं दोस्तों अगले किसी सच्ची घटना के साथ। आज की ये सच्ची घटना थी, तो मिलते हैं। जय हिंद।